हेलो एवरीवन। जीनियस ग्लोबल एकेडमी ए फैक्ट्री ऑफ टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी 25 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसका लेक्चर नंबर 5 है। और जो लेक्चर नंबर 5 है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का है। इससे पहले जो लेक्चर 4 हमने कराया था वो किससे रिलेटेड है? पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। इसके अलावा हमारा जीनियस ग्लोबल एकेडमी अपना एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर है, वहाँ से डाउनलोड करके भी ये पूरे जितने भी बोर्ड्स के लेक्चर हैं उनको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब पर अपना चैनल भी है जीनियस ग्लोबल एकेडमी फॉर फिजिक्स के नाम से, वहाँ से भी आपको फ्री कंटेंट मिलेगा ये। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आप अपना एक शेड्यूल बनाएं कि 2-3 वीडियो आप डेली कंप्लीट करें। 2-3 वीडियो कंप्लीट करने के हिसाब से ही आप 25 दिन में लगभग पूरा सिलेबस आप कवर कर पाएंगे। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ हर वीडियो में कि किस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें लिखना है, किस तरीके की प्रॉब्लम हमसे पूछी जा सकती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और मैं ये सोच करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी चीज़ें हैं वही चीज़ें मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए, अदरवाइज मैं सारी इन्फॉर्मेशन वैसे तो इसमें देने का काम कर रहा हूं, लेकिन कुछ माइनर चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं स्किप भी कर रहा हूं क्योंकि आपको 25 दिन के अंदर पूरा सिलेबस भी कवर करना है। तो 2-3 वीडियो आप डेली देखें और कोशिश ये करें कि एक सीरीज में वीडियो देखने का काम करें आप। ऐसा नहीं कि आज पांचवी वीडियो देख ली, चौथी वीडियो आपने छोड़ दी, तो इस तरीके से आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको बेहतर परफॉर्म करना है तो आप एक सीरीज से आप सभी लेक्चर्स को देखें और सभी लेक्चर्स को लिखने का भी काम करें। जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को खुद से भी सॉल्व करें, बार बार ट्राई करें, इसी तरीके से आप बेहतर कर पाओगे। चलिए आज की स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको नाम दिया जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अलावा इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा होता क्या है। मान लीजिए एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट हमारा ए है, और बी पॉइंट पर हमारा कोई भी चार्ज क्यू रखा है और ए पॉइंट पर हमें इस क्यू चार्ज को लेकर के आना है, और लाने का काम कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग पर यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका न्यूमेरिकल स्टेटमेंट क्या बनेगा? डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां? बी टू ए, अब पर लिखा है चार्ज तो अपॉन चार्ज लिख देंगे, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गया। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा क्या है। पॉइंट बी से ए तक एक्सटर्नल एजेंट ने लाने में जितना काम किया है तो वर्क अपॉन चार्ज का रेशियो क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसके अलावा आप सभी को मालूम है एक कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वर्क एनर्जी थ्योरम। WET का मतलब क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वहां पर आपने क्या जाना था? अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम 0 के बराबर लेते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मैं यहां पर दूसरा स्टेटमेंट लिख सकता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कहां से कहां? बी टू ए अपॉन चार्ज क्यू। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं। ध्यान दें, आप दोनों तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग पर यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, पर वर्ड लगाना नहीं भूलना है। इसके अलावा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग पर यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ गई। इन दोनों स्टेटमेंट को मैं आगे मॉडिफाई कर रहा हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर हो जाएगा क्यू डेल्टा वी के। डेल्टा वी हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पोटेंशियल माइनस के इनिशियल पोटेंशियल। तो देखिए इनिशियल पोटेंशियल हमारा वीवी है, फाइनल पोटेंशियल ए पॉइंट का वीए है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू इन ब्रैकेट वी ए माइनस वीवी। अगर आपको वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू इंटू डेल्टा वी क्या होगा? वी ए माइनस वी वी, फाइनल पोटेंशियल माइनस के इनिशियल पोटेंशियल। अब देखिए वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा? ये माइनस का सिंबल इधर आ जाएगा, तो माइनस के क्यू डेल्टा वी हम इसको लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू इन ब्रैकेट वी ए माइनस वी वी, हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है? क्लियर है सभी को? ये पॉइंट आप सभी ने समझा, दोनों पॉइंट आपने अच्छे से जान लिए। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको 2 पॉइंट से सभी सवाल सॉल्व करवा दिए थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए यही 2 पॉइंट हमारे इतने इंपॉर्टेंट हैं जिसकी मदद से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 2 पॉइंट आपने जान लिए। चलिए आगे की स्लाइड में हम समझते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी तक की क्लास में जो मैंने समरी आपको कराई है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज के बराबर होता है, या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर होता है। इसके अलावा हमने क्या लिखा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्यू डेल्टा वी के बराबर होता है, या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ क्यू डेल्टा वी के बराबर होता है। लेकिन एक बात आपको नहीं भूलनी है कि इसमें ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज कौन सा चार्ज होता है? मूविंग चार्ज। जिस चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जा रहे हैं तो वो वाला चार्ज होता है क्यू। क्लियर है? अब देखिए हमसे सवाल पूछा जा चुका है ये बोर्ड में, व्हाट वर्क मस्ट बी डन इन कैरिंग एन अल्फा पार्टिकल अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज कौन है? अल्फा पार्टिकल है। और आप सभी को मालूम है कि हीलियम 2 पॉजिटिव को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, और इसके ऊपर चार्ज कितने के बराबर होता है? प्लस के 2e के बराबर चार्ज होता है, प्लस का 2e। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर हमें निकालना है तो हम क्यू डेल्टा वी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए क्यू चार्ज हमारा कितना है? प्लस का 2e है। क्लियर है? डेल्टा वी की अगर बात करें तो ये 1 वोल्ट के बराबर है। 2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमें ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लिखना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलाम इंटू वोल्ट। अब ये कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 जूल। इतना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया गया है। क्लियर है सभी को? तो आपको ये सवाल सभी को समझ में आया होगा बड़ी आसानी से। जो मैंने आपको समरी बताई है, इसी समरी से रिलेटेड ये 3 पॉइंट आपको याद हैं, तो इसका मतलब क्या है? इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर सवाल को आप बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। ठीक है, अब देखिए आगे का सवाल भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो सवाल हमसे पूछा गया है, सवाल क्या है? ए चार्ज ऑफ 5 कूलम इज मूव। तो इसका मतलब क्या है? मूविंग चार्ज हमारा कितना है? मूविंग चार्ज हमें दे रखा है 5 कूलम हमें दे रखा है, और हमसे क्या कह रहा है कि उस मूविंग चार्ज को लाने में जो वर्क डन है वो 20 जूल है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें कितना दे रखा है? 20 जूल वर्क दे रखा है। इसके अलावा इन दोनों बीच के पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। तो आप सभी को मालूम है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितने के बराबर होता है? क्यू डेल्टा वी। तो यहां से डेल्टा वी क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। ये 20 जूल है और ये 5 कूलम है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दोनों पॉइंट्स का। तो बड़ी आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लिया। ये भी सवाल आपके पेपर में आपसे पूछा जा चुका है, तो ये सवाल आप जान चुके हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे का सवाल हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, और लेकिन इससे पहले एक बेस्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। ये अभी तक की समरी में इतना कुछ आपने जाना है, क्या है क्या नहीं है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज क्यू को कहां पर लाना है? ए पॉइंट पर लाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है वो कितना होता है? 0 एज्यूम करके चलते हैं हम। ठीक है, और
नेक्स्ट हमें क्या बताना है, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को ए पॉइंट तक लेकर के आए तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो डेल्टा वी बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू, मूविंग चार्ज क्यू है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां पर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन आता है वो आता है के क्यू क्यू अपॉन आर। क्लियर है? तो जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में यहां पर इस जगह ये वैल्यू पुट करूंगा के क्यू क्यू अपॉन आर अपॉन स्मॉल क्यू, तो इस स्मॉल क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया और डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल तो ए है और इनिशियल पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट है, तो ये कितने के बराबर हो गया, के क्यू अपॉन आर के बराबर हो गया। इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हमारा कितना हो गया, के क्यू बाई आर हो गया। इस वाले केस में आपने ए पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता चल गया। तो मैं इस बात को यहां पर ऐसे भी कह सकता हूं कि किसी क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, के क्यू बाई आर के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट यहां पर जानने की कोशिश करिएगा। केस सेकंड अब हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज तरीके से ही सॉल्व होगा। इसमें भी क्या है, किसी भी चार्ज को Q को हम इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं। क्लियर है? अब हमें क्या बताना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज क्यू चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो ये मूविंग चार्ज हो गया। इस वाले केस में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होता है, देखिए ये ना भूलें कि यहां पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। पहली वाले केस में कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। तो यहां पर माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर वर्क डन होता है। जब ये वैल्यू यहां पर मैं पुट करूंगा माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर अपॉन क्यू से क्यू कैंसिल कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस के इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इनफाइनाइट का पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई आर, इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है। तो वी ए इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस के क्यू बाई आर हो गया। अब देखिए यहां से एक बहुत अच्छी एनालिसिस हमारी निकल के आती है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से आर दूरी पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। क्लियर है सभी को? तो यहां तक की बात आप सभी को समझ में आई कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ चुकी है कि क्या है क्या नहीं है पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर समरी में सबसे पहला पॉइंट ये जाना था। दूसरा पॉइंट आपने क्या जाना कि क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है, और दूसरा नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल। और यहां पर जानने की कोशिश करिएगा, यहां पर ये हमारा कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल की डिस्टेंस के साथ डिपेंडेंस होती है वो कितनी होती है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या आर की पावर 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है, यहां तक की कहानी। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये पॉइंट समझने के बाद, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बोर्ड एग्जाम का पूछा गया सवाल है। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आ सकता है, तो बहुत अच्छे ढंग से आप इसको कंप्लीट करें। हमसे सवाल क्या कह रहा है कि डिफाइन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, गिव द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू a small electric dipole at a far off point lying on the axial line and equatorial line। सबसे पहला टर्म तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन यहां पर जो जिक्र किया गया है वो इलेक्ट्रिक डायपोल का जिक्र किया गया है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मैं लेक्चर 2 में आपको पढ़ा करके आया हूं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है क्या नहीं है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप उस लेक्चर में जाकर के डायपोल को आप देख लें। ठीक है, अब देखिए ये हमारी डायपोल की एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन पर हमारा कोई एक पॉइंट ए है
और ए पॉइंट पर हमें पोटेंशियल भी बताना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, और हमें डिपेंडेंस भी बतानी है डिस्टेंस के साथ। जिस तरीके से पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पर पोटेंशियल आर की पावर 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, उसी तरीके से दो चार्ज बोले तो डाइपोल की वजह से कोई एक एक्सियल लाइन पर पॉइंट है, वहां पर हमें डिपेंडेंस बतानी है कि पोटेंशियल डिस्टेंस की कितनी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बात हमको बतानी है। अब देखिए डाइपोल के बीच की डिस्टेंस हमारी 2l है, ठीक है, और ए पॉइंट मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ए पॉइंट हमारा कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस मेजर करी जाती है डाइपोल के सेंटर से मेजर करी जाती है, ये पूरी इंफॉर्मेशन लेक्चर में दी गई है। तो ए पॉइंट का अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो इसको मैंने फर्स्ट चार्ज मान लिया, इसको सेकंड चार्ज मान लेता हूं। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल पहले वाले चार्ज की वजह से होगा जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरे वाले चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा, दूसरे वाले चार्ज की वजह से जो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? अब देखिए नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है नेगेटिव वाले चार्ज से यहां तक की दूरी एल और यहां से यहां तक आर, तो हम इसको आर प्लस एल लिख सकते हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, ये वाली डिस्टेंस अगर हम निकालें तो ये वाली डिस्टेंस आर माइनस एल आ जाएगी, ठीक है, तो ये हमने आर माइनस एल लिख दी। अब देखिए यहां पर एलसीएम अगर हम लेते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आर स्क्वेयर माइनस के एल स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से के क्यू कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर माइनस का सिंबल है, एलसीएम लूंगा तो माइनस के आर माइनस के एल प्लस आर प्लस एल। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद माइनस आर प्लस के आर को कैंसिल कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सॉल्व होकर के आएगा 2l। तो हम कह सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, के क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वेयर माइनस के एल स्क्वेयर आ जाएगा पोटेंशियल। आप सभी को पहले से ही एक बात मालूम है कि ये जो हमारी आर डिस्टेंस है, ये जो हमारी आर डिस्टेंस है एल के कंपैरिजन में कैसी है, ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि एल स्क्वेयर को हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा, देखिए एक और चीज Q इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, तो यहाँ का पोटेंशियल Kp अपॉन आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल आया है वो Kp अपॉन आर स्क्वेयर आया है। अब पोटेंशियल की डिपेंडेंस क्या हो गई, पोटेंशियल की डिपेंडेंस यहां पर जाने, पोटेंशियल आर की पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या आर स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे सवाल का आंसर यहां पर निकल चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी क्या है क्या नहीं है। चलिए अब देखिए दूसरा पॉइंट यहां पर जाने, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें क्या बताना है, पोटेंशियल की डिपेंडेंस बतानी है, क्या है क्या नहीं है। इक्वेटोरियल पॉइंट हम जानते हैं, ध्यान दें, बहुत अच्छा पॉइंट है। इक्वेटोरियल लाइन पर मान लीजिए पॉइंट बी मान लिया और ये पॉइंट बी एक्स दूरी पर है, ये वाली डिस्टेंस एल हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस भी हमारी कितनी है, एल, ठीक है। अब देखिए पॉइंट बी पर ये पहले वाला चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, पहले वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा वीवी इक्वल्स टू पहले वाले चार्ज की वजह से प्लस दूसरे वाले चार्ज की वजह से। ये वाली डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितने के बराबर आती है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी। अच्छा एक बात बताइए, माइनस के क्यू चार्ज की वजह से ये वाली डिस्टेंस को मैं ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, तो माइनस के क्यू चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, दोनों चार्ज भी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो एक की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, और दूसरे वाले की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ठीक है।
तो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों पोटेंशियल हमारे, दोनों के दोनों पोटेंशियल की अगर बात करें तो एक पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ध्यान दें, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। तो दोनों पोटेंशियल के बारे में आप सभी को इंफॉर्मेशन मिली क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इस इक्वेटोरियल लाइन पर बी पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा कितना हुआ है, 0 हो गया है। अब मैं इस इक्वेटोरियल लाइन पर मैं और भी पॉइंट लेता हूं, ये सभी के सभी पॉइंट हमारे इन दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होंगे, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस लाइन को मैं क्या कह सकता हूं, इक्विपोटेंशियल लाइन कह सकता हूं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं क्या कह सकता हूं, इक्विपोटेंशियल लाइन यहां पर कह सकता हूं। तो इक्विपोटेंशियल लाइन आप सभी को समझ में आई क्या है क्या नहीं है। अब देखिए एक और पॉइंट यहां पर समझें, ध्यान दें। मान लीजिए मैं कोई एक नोटबुक लेकर के आया और नोटबुक हमारी क्या है, एक प्लेन है, और उस नोटबुक को मैंने यहां पर रखा। तो इस नोटबुक के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होंगे। तो इसका मतलब क्या है, उस प्लेन के ऊपर हर जगह पर पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसको हम क्या नाम दे देंगे, यहां पर मैंने नोटबुक रखी इस तरीके से परपेंडिकुलर, इस लाइन इस प्लेन में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा, फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, या सरफेस को ही हम दूसरा नाम कहते हैं क्या, प्लेन। एक बात आपके लिए इंफॉर्मेशन वाली, ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान दें। इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर 0 पोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है, वहां पर पोटेंशियल समान है हर एक पॉइंट पर, ठीक है। वो बात अलग है कि इस लाइन के ऊपर सभी पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा कितना आ गया, 0 0 आ गया। कोई एक ऐसी लाइन भी हो सकती है जहां पर क्या आपका पोटेंशियल 5 वोल्ट आ जाए, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल लाइन या इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल प्लेन कहलाएगा। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इससे आगे की कहानी हम यहां पर समझना चाह रहे हैं, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझना है आपको। मान लीजिए हमें बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होगा, लीनियर चार्ज के लिए कैसा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। अभी तक जो सवाल पूछे जा चुके हैं वो ये वाला सवाल भी पूछा जा चुका है और पॉइंट चार्ज वाला भी सवाल हमसे बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब देखिए पॉइंट चार्ज, मान लीजिए मैंने क्या लिया, कोई क्यू चार्ज मैंने पॉइंट चार्ज ले लिया। यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, इससे आर दूरी पर कोई एक पॉइंट लिया मैंने ए, इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू हमारी क्या हो गई, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। इतने ही आर डिस्टेंस पर मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया बी, और बी पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। इससे आर दूरी पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया सी, सी पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो गया, के क्यू बाई आर। और उसी तरीके से आर दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया डी, डी पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू बाई आर। अब देखिए उसी तरीके से यहां पर जानने की कोशिश करें, इससे बिल्कुल आर दूरी पर यहां पर मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इन सभी पॉइंट को अगर मैं आपस में जोड़ दूं, इन सभी पॉइंट को अगर मैं आपस में जोड़ दूं, ये जितने भी पॉइंट हैं, तो ये सभी के सभी पॉइंट हमारे क्या बनाएंगे, एक स्फीयर बनाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि पॉइंट चार्ज हमारे फुटबॉल के सेंटर पर रखा है और उस पॉइंट चार्ज से फुटबॉल के ऊपर जितने भी पॉइंट बनाएंगे सब पॉइंट की डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब वो हमारा कैसा बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए जितने भी हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं वो सभी के सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे कैसे होते हैं, स्फेरिकल बनते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि स्फेरिकल सरफेस बनेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इस इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी का पोटेंशियल सेम होगा, इस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी का पोटेंशियल सेम होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट इससे आगे का पॉइंट हमारा क्या है। मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास कोई एक वायर है, हमारे पास कोई एक क्या है, वायर है, ये थोड़ी रॉड बन गई है बड़ी, ठीक है। हमारे पास कोई एक वायर है, इस वायर को समझने की कोशिश करिएगा। इस वायर के ऊपर हमारा चार्ज फैला हुआ है, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर कोई चार्ज मैंने लिया r दूरी पर, इस dq चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहां पर k dq अपॉन r के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, इस लीनियर चार्ज, लीनियर का मतलब क्या है, जब चार्ज किसी एक लाइन में या एक वायर के ऊपर फैला होता है तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे कैसे बनेंगे, सिलेंड्रिकल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो आप सभी को यह बात समझ में आ गई, क्योंकि सिलेंडर वाला पॉइंट हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल होते हैं किसके लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यहां पर जानने की कोशिश करें, माइनस का क्यू चार्ज है और एक हमारे पास कैसा है, प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। ये दोनों डाइपोल के चार्ज हैं। इसके अलावा डाइपोल की ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, इक्वेटोरियल लाइन हो गई, या यहां पर एक इक्वेटोरियल प्लेन रख सकते हैं। इससे पहले ये पॉइंट चार्ज की तरह होगा, तो पॉइंट चार्ज की तरह होगा तो इसके लिए हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। आगे की ओर इस तरीके से बढ़ाते जाइए, इस तरीके से इसके लिए बढ़ाते जाइए, तो ये हमारे कौन से प्लेन बन गए, कौन से सरफेस बन गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गए। तो आप सभी को ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आप सभी को समझ में आया कि डाइपोल के लिए कैसे बनाएंगे या लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाया जाएगा, कैसे नहीं बनाया जाएगा। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए एक विशेष इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूं, यहां पर जाने ध्यान दें कि इस क्यू चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे होंगी कि नहीं होंगी। इस तरीके से हमारी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आता है। आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट हमेशा कह सकता हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। फिर से ध्यान दें, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। और ये लाइन मैंने लिख भी रखी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसकी मदद से बोर्ड में आए हुए कई सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे आगे की स्लाइड पर चलते हैं और ये जो कहानी आपने पढ़ी है इसका यूज करते हैं और ये सवाल हमसे पूछा जा चुका है। ध्यान दें, सवाल हमसे क्या कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली। ध्यान दें, सबसे पहली बात, कलेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, हमारे पास बहुत से चार्ज हैं और इन बहुत से चार्ज को कोई एक पर्सन लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या है, इनफाइनाइट से देखने का काम कर रहा है। तो इनफाइनाइट से देखने के बाद ये चार्ज हमें सेपरेटली नहीं दिखाई देंगे, ये हमें क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। क्लियर है, इनफाइनाइट से देखने के बाद कैसा दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज। अब इसको बताना है कि इस पॉइंट चार्ज के लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। तो इस तरीके से सवाल का आंसर हमारा कौन सा हो गया, स्फीयर्स हो गया। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं। अब देखिए इससे आगे का कॉन्सेप्ट यहां पर जाने, यहां पर जो मैंने बनाई है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके लिए बनाई है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमसे पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो उनके लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा। तो यहां पर जाने, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है।
किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो परपेंडिकुलर प्लेन अगर रखना है तो उसको तो हम ऐसे ही रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो हमने परपेंडिकुलर प्लेन ये रख दिया, एक ये प्लेन हमने बना दिया, और इसके अलावा एक प्लेन ऐसे बना दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक प्लेन होता है। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आता। या एक सीट होती है जो परपेंडिकुलर होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब देखिए विशेष एक बात बताना चाह रहा हूं, इसके ऊपर एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। इसके ऊपर डी पॉइंट है, ई पॉइंट है और एक एफ पॉइंट है। इसके ऊपर जी है, इसके ऊपर एच पॉइंट है और एक आई है। क्लियर है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है, ए पॉइंट का पोटेंशियल बी और सी के बराबर होगा। ठीक है, पहला पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। सिमिलरली डी, ई और एफ इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा। सिमिलरली जी, एच और आई तीनों पॉइंट का पोटेंशियल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां तक इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आया, क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में आप जान चुके हैं। क्लियर है। अब देखिए इससे आगे की स्लाइड पर हम पहुंचते हैं। जो सवाल हमसे पूछा गया है बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल हमसे पूछा भी गया है पेपर में, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। और आजकल जो आप सैंपल पेपर आप फॉलो कर रहे होंगे तो सैंपल पेपर में आप इस तरीके का सवाल देख पाएंगे। देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सैंपल पेपर सॉल्व ना करें, सैंपल पेपर सॉल्व करें, लेकिन ये जितने भी वीडियो मैं आपको करा रहा हूं ये वीडियो पढ़ने के बाद उन सैंपल पेपर्स को सॉल्व करें। कहने का मतलब क्या है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कराई है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर करने के बाद सैंपल पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी सवाल हैं उन सवालों को सॉल्व कर दें सभी को। उसके बाद दूसरी यूनिट कंप्लीट हो जाए तो दूसरी यूनिट के सभी सवालों को सॉल्व कर दें। इसी तरीके से पूरा सैंपल पेपर आप कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर है। जैसे ही मैं यहाँ पर आपका सिलेबस पूरी तरीके से क्विक रिवीजन के थ्रू खत्म करूंगा, उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीनियस ग्लोबल एकेडमी से आप 2-3 प्रैक्टिस पेपर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो मार्क्स आप उसमें गेन कर पाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यही बता देता हूं बोर्ड एग्जाम में भी वही मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जाने, हमसे सवाल क्या है, two charges minus k q and plus q are located at point 0 0 comma minus k a and 0 0 comma a respectively. What is the electrostatic potential at the point 0 0 comma z and xy comma 0? हमें कहने का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्लेन में कुछ चार्ज हमें दिए गए, उनकी वजह से हमें पॉइंट बताना है। सबसे पहले इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक पॉइंट आना चाहिए। मैथमेटिक्स टर्म में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए ए और बी है, ए और बी के कोऑर्डिनेट हमारे x1, y1 है और इसके x2, y2 है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या आपका दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप निकाल पाते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे का सवाल हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट, फिर बी और फिर सी पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट यहां पर जाने, देखिए जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि माइनस का क्यू चार्ज इस कोऑर्डिनेट पर रखा है, प्लस का क्यू चार्ज इस कोऑर्डिनेट पर रखा है, और ए पॉइंट पर हमें पोटेंशियल बताना है कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। क्लियर है सभी को। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस के क्यू चार्ज, इस माइनस के क्यू चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस का क्यू चार्ज, तो दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट जेड आएगा। क्लियर है। अब देखिए माइनस के क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल माइनस के क्यू अपॉन आर। अब देखिए ये आर डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, अंडर रूट में 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो z माइनस माइनस ए, तो ये अंदर क्या हो जाएगा, z प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सभी को। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल के क्यू। अब देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर निकालें 0 माइनस 0 0 माइनस 0, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये भी किस में, अंडर रूट में।
स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के क्यू अपॉन जेड प्लस ए और प्लस का के क्यू अपॉन जेड माइनस ए अपॉन इन ब्रैकेट जेड माइनस ए। तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया ए पॉइंट का, और इसको आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल आपने निकाल लिया क्या है क्या नहीं है। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहां पर जाने, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं माइनस के क्यू चार्ज की वजह से भी तो पोटेंशियल होगा बी पॉइंट पर, और प्लस के क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, तो दोनों के पोटेंशियल को हम यहां पर जोड़ देंगे। नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट में x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर हो गया, जीरो माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, कितना हो गया के क्यू हो गया। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y माइनस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, जीरो माइनस ए का होल स्क्वायर, तो जीरो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए का ही होल स्क्वायर आएगा। आप देख पा रहे हैं कि दोनों हमारे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल हमारा कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है, क्लियर है सभी को। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर जानने की कोशिश करें, आपने ए पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए फिर से हम पीछे की तरफ जाते हैं, ध्यान दें। अब हमसे सवाल क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट आप सभी जान चुके हैं, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन आर अपॉन ए इज मच मच ग्रेटर देन 1। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका, मान लीजिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, एक माइनस का क्यू चार्ज और एक हमारा क्या है प्लस का क्यू चार्ज, इसके बीच की डिस्टेंस को हमने मान लीजिए 2a मान लिया, तो ये वाली डिस्टेंस a और ये वाली डिस्टेंस a, और इसकी एक्सियल लाइन पर, इसकी एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है a, और जो जिसकी अगर बात करें तो जो कितनी डिस्टेंस पर है, जो कितनी डिस्टेंस पर है r दूरी पर है, r दूरी पर है, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि r इज मच मच ग्रेटर देन a। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, r अपॉन a क्या हो जाएगा, r अपॉन a मच मच ग्रेटर देन 1 हो गया कि नहीं हो गया। यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो बात कर रहा है। तो पोटेंशियल की डिपेंडेंस बतानी है, तो पोटेंशियल की डिपेंडेंस क्या होगी, r की पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और ऐसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सभी को समझाया है कि डिपेंडेंस क्या है क्या नहीं है। अब देखिए इससे आगे का सवाल, नेक्स्ट वर्क डन के सवाल मैंने कई कराए हैं, तीसरे सवाल को आप सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप कमेंट में डालें, और अगर नहीं आता है तो मैं इसके लिए अलग से आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके भी दे दूंगा। तो लेकिन इस सवाल को खुद सॉल्व करना है और कमेंट में डालना है, बड़ा इजी सवाल है, और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने पहली क्लासेस में भी दी है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब आगे के सवाल पर हम पहुंचते हैं, आगे का सवाल हमारा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करिएगा। हमारा सवाल क्या है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लोकेट द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू ऑन द डाइपोल इज जीरो। ये सवाल हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये सवाल आप सभी को सॉल्व कराया है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल, आगे वाला सवाल जो है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब देखिए बी पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हमारे कितने Q1 और दूसरा क्या है Q2, ठीक है, आर लोकेटेड एट R1 एंड R2, R1 और R2 पर रखे हैं इन एन एक्सटर्नल फील्ड E, किसी एक्सटर्नल फील्ड E में। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब क्या है, यहां पर मान लीजिए कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, और उसमें हमारे कहने का मतलब क्या है, उसमें हम किसी चार्ज Q1 को R1 पॉइंट पर लेकर के आए और किसी Q2 चार्ज को कोई R2 पॉइंट पर लेकर के आए, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को बनाने में हमने टोटल वर्क कितना किया होगा, क्लियर है सभी को। अब देखिए टोटल वर्क कितना किया होगा,
यहां पर जानने की कोशिश करें। सबसे पहले टोटल वर्क का मतलब क्या है, टोटल वर्क यहां पर समझें, ध्यान दें। ये सवाल तभी आपको समझ में आएगा जब आप लेक्चर 4 आप कंप्लीट करके आए होंगे, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, वो कितना होता है, क्यू डेल्टा वी होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं जब मैं पहले वाले चार्ज को लेकर के आया हूंगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना किया होगा, Q1 चार्ज को लेकर के आया हूं, पोटेंशियल ऑफ R1 लोकेशन, पोटेंशियल ऑफ R1 लोकेशन। दूसरे चार्जेस को लेकर के आया हूंगा, दूसरे वाले चार्ज को, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ R2। V इन ब्रैकेट R1 का मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है, V इन ब्रैकेट R1 का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ R1 पॉइंट, ठीक है। VR2 का मतलब पोटेंशियल ऑफ R2 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए दोनों चार्ज जब इस कॉन्फ़िगरेशन में आ चुके होंगे तो इन दोनों चार्जेस के बीच की अपनी एक क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी कि नहीं होगी। तो इन दोनों चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए ये किसी एक डिस्टेंस पर आ चुके हैं, एक R1 और एक R2 पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं कितना मान लेता हूं, R1 R मान लेता हूं, तो इसको मैं R लिख सकता हूं। तो एक वर्क डन ये हो गया, एक वर्क डन ये हो गया, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी ये भी तो वर्क डन ही है, ठीक है। तो एक वर्क डन हमारा ये हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, Q1 V R1 Q2 V R2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये हमारा टोटल वर्क डन हो गया इन असेंबलिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में हमने इतना वर्क किया है, ये सवाल बोर्ड में आपसे पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी को। अब देखिए इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, लगभग अब हम लास्ट पॉइंट्स की तरफ हम आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। बहुत अच्छा सवाल है ये, आपको देखने को मिलेगा आपकी सैंपल पेपर्स में, और हमसे सवाल पूछा भी जा चुका है, ध्यान दें। सबसे पहले यहां पर एक चीज जानने की कोशिश करें, जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है Q और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है माइनस के Q। इन दोनों की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखूं तो पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इतना सभी को मालूम है। और नेगेटिव चार्ज में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, अंदर की ओर जाती हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आप सभी को आना ही चाहिए, ध्यान दें। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया x और यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने y और एक पॉइंट लिया मैंने यहां पर z। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी दूरी r1 है x पॉइंट की, इसकी दूरी r2 है और इसकी दूरी हमारी कितनी है, r3। तो पोटेंशियल ऑफ x पॉइंट KQ अपॉन कितना हो जाएगा, R1। पोटेंशियल ऑफ y कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R2। पोटेंशियल ऑफ z कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R3 हो जाएगा। अब एक बात यहां से समझने की कोशिश करिएगा, आप सभी को मालूम है कि R1 सबसे छोटा है R2 से और ये R3 से डिस्टेंस, तो हम ये कह सकते हैं जब R3 सबसे बड़ा है तो Z वाला पोटेंशियल हमारा सबसे छोटा होगा, तो X का पोटेंशियल बड़ा है Y से और Z के पोटेंशियल से, क्लियर है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं एक पॉइंट बना करके, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीज। अब देखिए चलिए इस नेगेटिव चार्ज वाले में भी देख लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज वाले में भी इस तरीके से एक्स वाई पॉइंट और जेड पॉइंट लेंगे तो ये नेगेटिव की हमारी सबसे कम वैल्यू होगी, आगे बात समझ में कि नहीं, सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। तो नेगेटिव की जो वैल्यूज हमारी सबसे ज्यादा है वो छोटी होगी, तो इस वाले केस में जेड पॉइंट का पोटेंशियल वाई और एक्स के वाई पॉइंट का पोटेंशियल एक्स पॉइंट से ज्यादा होगा। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमारी ये है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, पोटेंशियल हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मैं यहां से एक की पॉइंट बना करके लिख सकता हूं, की पॉइंट हमारा क्या है, की पॉइंट हमारा क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा पोटेंशियल क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा। तो ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब देखिए, अब ये लाइन आपको याद होने के बाद आप सीधे सीधे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये लाइन समझने के बाद बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। ध्यान दें, मान लीजिए हमसे कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो मैंने यहां पर एक एक्स वाई प्लेन बना लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दें कि यहां पर ओरिजिन पर हमारा क्या रखा है, इन्होंने कोई एक चार्ज रखा है। लेट ए बी द ओरिजिन, बी वी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, और यहां पर ए पॉइंट पर तो ओरिजिन है, बी पॉइंट पर क्या पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है जो 1,0 पर है। और हमसे आगे कह रहा है कि सी बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, और सी पॉइंट है जो कहां पर है, 0,1 पर है। तो सी पॉइंट भी हमने यहां पर बना दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी किधर की तरफ जा रही हैं, इधर की तरफ जा रही हैं। आप देखिए, देन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी। अब देखिए, ध्यान दें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रही हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल घटता है। तो इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट का पोटेंशियल हमारा बी पॉइंट के पोटेंशियल से बड़ा होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बताया है। अगर मैंने यहां पर कोई एक लाइन बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये, अगर यहां पर इस तरीके से लाइन बना दी तो ये लाइन हमारा क्या बन जाएगी। देखिए, ये लाइन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो परपेंडिकुलर कौन होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। तो ये वाई एक्सिस हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन बन गई कि नहीं बन गई। तो इक्विपोटेंशियल लाइन बन गई, तो इसका मतलब क्या है, ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल तो आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर दे दी। मेरा मकसद यही नहीं था कि केवल आपको ऑप्शन टिक कराया जाए, ऑप्शन तो बहुत पहले से ही टिक हो जाता, लेकिन आपने जान लिया यहां पर इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी का पॉइंट का पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो आपने जान लिया वी ए इज ग्रेटर देन वी वी। तो वी ए ग्रेटर देन वी वी, ये वाला बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आपने इसके बारे में जान लिया। या हम कह सकते हैं कि वी ए और वी सी तो बराबर होंगे, लेकिन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल वी वी से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आई, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इससे आगे की स्लाइड में हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है। इस सवाल को बड़ी आसानी से आपको सॉल्व करना है। ध्यान दें, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाई आर। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का अगर रिलेशन निकालना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आर कर दूंगा तो पोटेंशियल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई, क्योंकि पोटेंशियल हमारा क्या है, के क्यू बाई आर है, और ये हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। इसमें आर का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो के क्यू बाई आर दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो आप सभी को ये पता चला कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस डी के बराबर होता है। क्लियर है सभी को। अब देखिए, ये हमारा लास्ट सवाल है। इस लास्ट सवाल को बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करें। ये सवाल हमसे बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। हमसे क्या कह रहा है कि एक कंडक्टिंग वायर, हमारा ये कंडक्टिंग वायर है, एक कंडक्टिंग वायर, ध्यान दें, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर such that they attain equilibrium with respect to each other. The distance of separation between two spheres is very large as compared to either of their radii. इसकी रेडियस हमारी r1 है और इसकी रेडियस हमारी r2 है। अब हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टू स्फीयर। कहने का मतलब क्या है, दोनों, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो हमें यहां पर क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, E1 अपॉन E2 का रेशियो बताना है, ठीक है। ध्यान दें, आप सभी को मालूम है कि जब हमने इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो
अटेन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल हमारा कैसा हो गया होगा, सेम हो गया होगा, क्योंकि चार्ज इधर से उधर तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों स्फीयर हमारे सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। क्लियर है? तो सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे तो इसके बारे में हमें जानना है, ध्यान दें आगे का सवाल। तो इसको ए स्फीयर कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, तो दोनों का पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। आप सभी को मालूम है कि पोटेंशियल हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और डिस्टेंस कितनी हो गई R1, ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा E2 इंटू इसकी रेडियस कितने कर देंगे, R2 कर देंगे। तो E1 अपॉन E2 का रेशियो हमें बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 के बराबर हो जाएगा। तो सवाल का आंसर क्या हो गया, R2 अपॉन R1। अब देखिए यहां तक आप सभी ने समझा, इससे आगे एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं और इस सवाल का आंसर आप बताएंगे, कमेंट करेंगे यूट्यूब पर, और अगर नहीं आता है तो ये भी आप कमेंट करके बताएं कि सर इस सवाल का अलग से वीडियो सॉल्यूशन आप दें। तो हमसे क्या कह रहा है कि दो मेटेलिक स्फीयर हैं, एक की रेडियस R है, एक की रेडियस 2R है, दोनों को क्या आपका एक वायर से कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने के बाद हमें ये बताना है कि चार्ज कौन से स्फीयर से कौन से स्फीयर में मूव करेगा। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर 5 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड है आप सभी को समझ में आया होगा और आपको अच्छे से कंप्लीट करना है सभी सवालों को, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको ये डेड श्योर करता हूं इस बात के लिए। आज इस लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच, आपने इसको समझा जाना, थैंक यू सो मच।